आप हमारे साथ में हैं दीपंकर भट्टाचार्य, जो सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं और एक इंटेलेक्चुअल हैं, और देश के लिए मुझे लगता है कि जैसे कि जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था तो सबसे पहले आपने ही बात रखी थी, आवाज उठाई थी, मुझे याद है, ग्राउंड में इंडिया गठबंधन को लेकर के। फिर उसके बाद में फिर नीतीश जी आए और फिर सारे लोग आए और इस तरह से एक रूपरेखा तैयार हुई। तो आपका बहुत एक अहम रोल है और लेफ्ट पार्टियों का सभी का बहुत अहम रोल है। जो जनता जानना चाहती है, आप सबसे पहली प्रतिक्रिया जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है इस समय, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये कैपिटलिस्ट वर्सेस गरीबों की लड़ाई है, या वर्चस्व की लड़ाई है, या ये एक अमेरिका की मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक मजहबी लड़ाई है? पहली बात तो आमतौर पर जब हम किसी युद्ध के बारे में कहते हैं तो दो देशों के बीच में होते हैं जी। यहाँ एक तरफ इजराइल है, जी। इजराइल के समर्थन में अमेरिका है जी। और उनके पास सब कुछ है, पूरी ताकत है, पूरे हथियार है। और दूसरी तरफ एक तरह से निहत्थे लोग हैं जी। पूरे गाजा पट्टी में। तो इसको हम कहते हैं ये बिल्कुल जनसंहार है और एक कंटिन्यूअस, आमतौर पर जनसंहार की भी बात करते हैं तो हम किसी एक घटना की बात करते हैं, लेकिन जनसंहारों का सिलसिला तो ये लगातार पिछले एक महीने से जहाँ 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए, कुल मिलाकर के ये एक बड़ा अपराध है मानवता के खिलाफ और जनसंहार है। और इसीलिए हमें लगता है कि पूरे दुनिया भर में जो आवाज उठी है, सारे लीजिए सरकारों में फर्क है, कुछ देश है पश्चिमी देश जो इजराइल के साथ है पक्ष, लेकिन जनता की जहाँ तक बात है, सड़कों की जहाँ तक बात है, वो दुनिया भर में एक तरफ वहाँ कहीं कोई इजराइल के पक्ष में कोई आवाज नहीं है, तो पूरी आवाज फिलिस्तीन के पक्ष में है और इस पूरे जनसंहार को रोकने के लिए अमन के पक्ष में। तो हमें लगता है कि अमन, इंसाफ और इंसानियत ये है इस समय दुनिया की पुकार। और हमारे लिए ज्यादा विडम्बना ये जरूर है कि भारत सरकार का रुख कुछ और है, जनता का रुख कुछ है, सरकार का रुख कुछ और है। तो सरकार ने तो यूएनओ में बहुत शर्म की बात है कि जो शांति की बात उठी तो उस प्रस्ताव को समर्थन देने से भी इनकार कर दिया। और अभी जो अमेरिका के आए थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और डिफेंस सेक्रेटरी, जो बातचीत हुई, इसमें तो लग रहा है कि और ज्यादा भारत जो है इजराइल और अमेरिका के नजदीक जा रहा है। ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए भी खतरनाक है। और खासकर ये जो करीब 1 लाख भारत के कंस्ट्रक्शन वर्कर को, इनके वर्करों के वर्क परमिट खत्म करके उनको वहाँ से खदेड़ करके और भारत के वर्कर को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर ले जाने की बात है, ये बेहद भारत के लिए अपमानजनक और गलत प्रस्ताव। क्योंकि हमेशा जो है भारत का जो स्टैंड रहा हो फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहा है, जो एक परंपरागत जो हमारी जो नीति रही है फॉरेन पॉलिसी की। और अभी जो है अभी भी भारत ने जो है कई मोर्चों पे फिलिस्तीन को मदद भेजी, उसके बावजूद कई जगह सपोर्ट भी किया है फिलिस्तीन को। लेकिन इजराइल जिस तरह से डोरे डाल रहा है भारत की फॉरेन पॉलिसी पे, या रशिया और जो यूक्रेन में भी जो जंग चल रही है, दुनिया दो तरफ से बट गई है। तो हमें कितना न्यूट्रल रहना चाहिए आपके हिसाब से? इस दौर में भी अगर हम न्यूट्रल रहे तो उसमें मेन मामला न्यूट्रलिटी नहीं थी। अच्छा। मेन मामला उस दौर में भी था कि हम साम्राज्यवाद के खिलाफ थे जी, क्योंकि हम एक 200 साल की गुलामी से निकलते हुए हमें आजादी मिली। तो दुनिया भर में जो आजादी का आंदोलन थे, तो आजादी के आंदोलनों का हमने समर्थन किया। हमने दुनिया में, ताकि जो रूस और अमेरिका के बीच में जो दो ध्रुव के बीच की लड़ाई वो किसी भी युद्ध में तब्दील ना हो जाए, वो दुनिया की शांति को खतरे में ना डाल दे, इसके लिए हम किसी का पक्ष नहीं ले थे, हम शांति के पक्ष में थे। मुझे लगता है कि हमारी विदेश नीति शांति के पक्ष में, आजादी के पक्ष में, इंसाफ के पक्ष में थी और आज भी हमें बिल्कुल उसी पर कायम रहना चाहिए। हमारे दुनिया में शायद एकमात्र गुलाम देश फिलिस्तीन है जहाँ उससे देश को मिटाया जा रहा है।
एक तरह से बाकी जगह तो लोगों की जमीन छीनी जाती है, लेकिन यहाँ तो पूरे के पूरे देश को ही मिटा देने की कोशिश हो रही है। तो हमें लगता है कि हमें बिल्कुल फिलिस्तीन की आज़ादी, वहाँ के लोगों की संप्रभुता, और इस वक्त सबसे पहले जो मांग है वो है कि हिंसा रुके, ये जनसंहार सिलसिला रुके, गाजा के बच्चे, वहाँ के महिलाएं, निहत से लोग, उनकी जान बचाई जाए। और इसलिए भारत सरकार जो कह रही है कि हम फिलिस्तीन के पक्ष में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है कि अगर आप पॉलिटिकल पक्ष में है, जो हिंसा हो रही है अगर रोकने के लिए। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, शायद आप मूव कर रहे हैं थोड़ा। हाँ जी, प्लीज। अगर आप इजराइल को दो टूक नहीं कह पा रहे हैं कि भाई इस पर रोक लगाओ, तो तब तो हमारे इस पूरे उसूली स्थिति का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि इस समय जो भारत सरकार की पूरी पोजीशन है, ये पोजीशन उसमें बेसिकली गोल गोल बात कर रहा है, लेकिन ठोस ढंग से कहा जाए तो इजराइल और अमेरिका के पक्ष में, जनसंहार के पक्ष में भारत सरकार खड़ा हो गया है। ये बहुत गलत हुआ जी। अभी जो कतर में जो हमारे 8 पूर्व सैनिक थे नेवी के, उनको वहाँ पे कतर ने जो है इजराइल की जासूसी में जिस तरीके से एक आरोप लगा करके उनको फांसी की सजा हुई कोर्ट के हिसाब से, तो आप बताएं कि क्या उसको वो भी असर आप देख रहे हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के वॉर का ये इम्पैक्ट है कि इस तरीके से हमारे जो नागरिक हैं वो भी फंस रहे हैं? एक हद तक तो है कि भारत जिस तरह से, अगर जासूसी का जो इल्जाम लगा है ये बहुत सीरियस इल्जाम है, उसकी तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि अगर भारत की विदेश नीति बिल्कुल इजराइल प्रस्त हो जाएगी तो ऐसे आरोप और लगेंगे। तो हमें लगता है कि अगर जिस तरह से आप देख लीजिए कि सेना के, नौसेना के पूर्व अधिकारी और सारे एक तरीके से भारत सरकार से भी बहुत सारे पुरस्कार इनको मिला हुआ था, तो वैसे लोगों पर अगर फांसी की सजा रहती है और भारत सरकार खामोश रहती है, तो आप समझ सकते हैं मजदूरों को भेजने की बात हो रही है, मजदूरों की स्थिति क्या होगी? अगर नौसेना के अधिकारियों की ये स्थिति बन रही है तो वहाँ मजदूरों की तो स्थिति क्या बनेगी? हमें लगता है कि भारत सरकार की विदेश नीति है कि भारत को अलगाव में डाल रही है, और पूरे मिडिल ईस्ट कतार, हमारा एक दोस्त, एक तरीके से मोदी जी ने कभी कहा कि हमारा सेकंड होम है। भारत के साथ बहुत अच्छे मित्रता, अच्छे रिश्ते भारत के साथ, भारत और कतार के बीच में रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर कनाडा से लेके, कतार से लेकर के दुनिया भर में भारत के लगे, और ये तो हमारे देश के लिए बहुत शर्म की भी बात होगी और दिक्कत की बात। नहीं, अभी एमई ने जिस तरह से बताया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, कि उन्होंने अपील दायर की है वहाँ कतर में, लेकिन मैं उससे आगे जाना चाहता हूँ क्योंकि भारत के बहुत सारे मजदूर वर्ग जो है, एक जो वर्किंग क्लास है, वो गल्फ में रहता है, और इस तरीके से अगर हम कहीं पे भी किसी भी तरह से, हम लोग को बहुत सोच समझ के शायद स्टैंड लेने की जरूरत है इस वक्त इस मुद्दे पे, तो उन चीजों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? तो बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये जो निर्माण मजदूरों को भेजने का प्रपोजल है, ये हमारे तमाम जो मजदूर इस समय सबसे बड़ी संख्या में भारत के मजदूर देश के हर कोने से, बिहार से भी हो, बंगाल हो, केरल हो, हर प्रदेश से आप देखेंगे, हिंदू, मुस्लिम, किसी एक मजहब के लोग भी नहीं हैं, बड़ी तादाद में लोग मिडिल ईस्ट में काम करने के लिए जाते हैं। और जो फॉरेन रेमिटेंस हमारे यहाँ आता है वो सबसे ज्यादा गल्फ कंट्री से ही आता है। तो कुल मिलाकर के एक जो भारत के मजदूर, प्रवासी मजदूर जाते हैं, अगर हम इस तरह के एक तरफा इजराइल परस्ती की नीति लेंगे तो निश्चित तौर पर ये भारतीय मूल के जितने मजदूर वहाँ काम करते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, उस सबको एक तरीके से सुरक्षा में और एक दिक्कत वाली स्थिति में हम लोग डाल देंगे। इसीलिए बहुत सोच समझ कर भारत को काम करना चाहिए। ये इजराइल परस्ती की नीति, ये अमेरिका परस्ती की नीति इस दौर में भारत के लिए घातक साबित होगी, और बिल्कुल हमें इससे बाहर जाना चाहिए और शांति के लिए, इंसाफ के लिए
इंसानियत के लिए आवाज। जी, मैं एक लास्ट आपसे सवाल ले लूं। आपको याद होगा जब सद्दाम हुसैन का जब एक पीरियड था और जब जंग होने से पहले टोनी ब्लेयर से लेकर के सभी लोगों ने एक आरोप लगाया था इराक के ऊपर में कि वहाँ पे जो है बिल्कुल मास डिस्ट्रक्शन का जो है एक वेपन्स बनाया जा रहा है, वहाँ पे एटॉमिक हथियार बनाए जा रहे हैं। और बाद में जंग करके और फिर इराक का जो हाल हुआ उसके बाद खुद टोनी ब्लेयर ने खुद ही मुझे याद है आज भी कि उन्होंने कहा था कि नहीं उसका कोई प्रूफ नहीं था उनके पास में, सिर्फ एक वैसे ही उन लोगों ने आरोप लगा करके कर दिया था। जो अगर उनकी बातों का लब्बो लाभ जो ये था टोनी ब्लेयर का, उन्होंने माना था कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास में कोई एटॉमिक हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी इराक को बर्बाद कर दिया गया। तो अभी भी जिस तरह की इजराइल और अमेरिका जो है आरोप लगा रहे हैं कि हमास के पास में या फिलिस्तीन के पास में इस तरह के हथियार हैं, केमिकल हथियार उसने जमा किया रखा है, और ये पहले बात मीडिया में आती है, उसके बाद जो है फिर किसी न किसी तरह से प्लांट किया जाता है या सचमुच वो कोई आरोप लगाता है और फिर उस कंट्री पे अटैक करते हैं। तो क्या ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है वॉर की, या कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी चीज यही है, हथियार है कि उस कंट्री पे अटैक करो और वहाँ के रिसोर्सेज को यूज करो? क्योंकि डिक चेनी की कंपनी को तुरंत जो है इराक में वॉर के बाद जो है ऑयल के जो कुएं थे वो उनकी कंपनी को दे दिए गए थे और अमेरिका तेल निकाल रहा था। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर 2-4 लाइन में आप बता पाएं? नहीं, ये इसमें तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो रहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये जो झूठ बोल रहे हैं, आप देख लीजिए 7 अक्टूबर को इजराइल को कोई जानकारी नहीं थी। जिस दिन हमास ने हमला किया इजराइल पर, उस दिन इजराइल वालों ने कहा कि हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। कंप्लीट सिक्योरिटी फेलियर, कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर। और पूरे इजराइल के अंदर यही सवाल पूछा जा रहा है नेतन्याहू से कि अपना इतने ज्यादा जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की आप बात करते हैं, दम भरते हैं दुनिया भर में, तो 7 तारीख को आप कहाँ थे? और 7 तारीख को जहाँ आपको कोई जानकारी नहीं थी, आज आप पूरे हमास के नाम पर आप अस्पताल में कह रहे हैं कि हाँ हमास है, वहाँ अस्पताल पर गोली मार रहे हैं, एम्बुलेंस पर बम गिरा रहे हैं कि भाई यहाँ हमास है। तो 7 तारीख को आपको कुछ पता नहीं था और आज आपको पता चल गया है कि हाँ हमास है, वहाँ हमास है, और हमास के नाम पर आप पूरे, ये कोई रेगिस्तान नहीं, एक जीता जाता मुल्क है, वहाँ लोग हैं, बस जी झूठ है, एक झूठ के सहारे ये काम किया जा रहा है। और हमें लगता है कि दुनिया इस बात को समझ रही है, जनता, आवाम तो कम से कम समझ रहा है। सरकारें भले अभी कुछ कुछ खामोश है, लेकिन हमें लगता है कि जो दुनिया भर की सड़कों से जो आवाज उठ रही है अमन के लिए, इंसाफ के लिए, इंसानियत के लिए, ये आवाज जरूर रंग लाएगी और सही साबित। क्या आपको लगता है कि अमेरिका अभी सबसे कमजोर वक्त में है? जिस तरह से जो है की बात हो रही थी कि जो वर्ल्ड ऑर्डर जो है चेंज हो रहा है रशिया और चाइना के एक तरफ आने के बाद जो है, तो क्या उसका भी एक कुछ रोल आपको दिखाई पड़ता है? नहीं, अगर कमजोर होकर के भी अमेरिका अगर इस तरह का काम कर रहा है और दुनिया उसको रोक नहीं पा रही है, तब तो हमें सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें लगता है कि इस समय कौन कमजोर है, कौन मजबूत है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर कहीं भी कोई भी देश, इजराइल जैसे, दुनिया रोक नहीं पा रही है और अमेरिका, ये जो पूरी धुरी बन गई है, और जहां यूएन जनरल असेंबली में इतने बड़े प्रस्ताव आया है, सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव आया, वो अमेरिका ने अकेले वीटो लगा दिया। तो दुनिया को तो इस पर सोचना चाहिए कि भाई ये जो एक तरीके से इतना रियल रुख है और ये तो दुनिया को विश्व युद्ध की ओर लगातार धकेल रहे हैं, दुनिया को प्रभावी होना होगा, प्रभावी होना होगा, और अमेरिका को और इजराइल को बात करना होगा के कानून के हिसाब से चले। आपका सिलसिला चल रहा है, इस पर फौरन रोक लगे और अभी तक जितना अपराध कर चुके हैं, इस अपराध के लिए भी उन्हें सजा मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निस्फोर से बात करने के लिए, वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना पक्ष रखा, और खास करके लेफ्ट पार्टियों का जो है पक्ष उस तरह से मीडिया में तो ज़्यादा नहीं आ पा रहा है अभी, लेकिन कुछ 1-2 जगह पे मैंने देखा, तो मैंने कहा कि आपका इंटरव्यू ज़रूरी है इस वक्त जो है, कि आपका क्या पक्ष है, लोग जानना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको निस्फोर को वक्त देने के लिए। कॉन्टेक्ट, ओके, धन्यवाद। ओके।